वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है फाइंडर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दयालन नाम का एक एडवोकेट किसी कॉलेज पर जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ स्पीच देने लगता है। अपनी स्पीच के जरिए से उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने लगता है। उसी तरह क्रिमिनल लॉज के बारे में भी एक्सप्लेन करते रहता है। उन स्टूडेंट्स के एम्स के बारे में भी पूछते रहता है कि आपकी पढ़ाई होने के बाद आगे आप क्या करना चाहते हो। आईसी कॉलेज में विनोद और पल्लवी नाम के दो स्टूडेंट्स भी रहते हैं। विनोद कहने लगता है कि सर मैं एक एजेंसी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। काफी सारे मासूम लोग जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, मैं उनकी मदद करूँगा। आजकल हमारे इंडिया में ये सब कुछ कॉमन चीज हो गई कि असली क्रिमिनल को बचाने के लिए मासूम लोगों को जेल भिजवाते रहते हैं। एक्चुअली अमेरिका में इनोसेंस नाम की एक एजेंसी थी जो इसी तरह की काम किया करती है, तो उसी से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। विनोद एज ए एग्जाम्पल के तौर पर 1985 में घटी एक केस के बारे में सुनाने लगता है कि उस वक्त एक औरत की हत्या हो चुकी होती है, लेकिन पुलिस वाले असली कातिल को पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले एक मासूम को, एक इनोसेंट को जेल में डाल देते हैं। वो पुलिस वाले बेचारे इस इनोसेंट पर्सन को बहुत मारने पीटने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं। कबूल करने के लिए कहते हैं कि उस औरत को इसी ने कत्ल किया और वो औरत तुम्हारी पत्नी है। और बेचारा वो बंदा पुलिस वालों को टॉर्चर ना सहते हुए कबूल कर लेता है, स्टेटमेंट देने लगता है कि हाँ मैंने ही उस औरत का कत्ल किया। कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले इस बंदे को कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट में उस बंदे की असली बीवी प्रेजेंट होकर अपना बयान देने लगती है। सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। अगर ये औरत इस बंदे की बीवी है तो मरी हुई औरत कौन थी, जिसका मतलब ये बंदा इनोसेंट है। पुलिस वालों ने जानबूझकर इसको फंसाया। इस तरह से इस केस का एग्जाम्पल देते हुए विनोद दयालन से कहने लगता है कि हमारे इंडिया में ऐसे काफी सारे केसेस है सर, मासूम लोग अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। विनोद और पल्लवी का आइडिया सुनने के बाद दयालन इन दोनों को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है। उसी तरह अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहने लगता है इन द फ्यूचर अगर तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। खैर कुछ दिनों के बाद विनोद, पल्लवी और उनके फ्रेंड्स फाइंडर नाम की एक एजेंसी ओपन करते हैं। किसी जगह पर एक छोटी सी ऑफिस लेकर यहाँ पर काम करने लगते हैं। इन दोनों के दोस्त भी इनके कामों में हाथ बटाने लगते हैं, लेकिन काफी दिन गुजरने के बावजूद भी विनोद और पल्लवी को कोई भी ढंग का केस नहीं मिलता। ना जेलर्स इनके साथ देते रहते हैं और उसी तरह इनके पास जो केसेस आते रहते हैं वो बहुत ही छोटे मोटे केसेस होते हैं, टोटली फ्रॉड केसेस। एक दिन रूबी नाम की एक लड़की पेपर में उस एजेंसी के ऐड देखकर विनोद को कॉल करने लगती है। कहने लगती है कि सर मैंने आपके एजेंसी का ऐड पेपर में देखा, मेरे पिताजी इनोसेंट है, मेरे पिताजी का नाम है पीटर, फिलहाल वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं पिछले 10 सालों से। प्लीज सर आप लोग मेरी मदद करिए। विनोद रूबी को अपने एजेंसी के पास बुलाने लगता है। अब रूबी के फैमिली के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि रूबी के फादर का नाम होता है पीटर। ये लोग समंदर के किनारे अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, मछलियाँ पकड़कर बेचने का काम करते हैं। रूबी के मामा का नाम होता है रयान। ये चारों अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होते हैं। पीटर की ये खुद की नाव भी होती है, लेकिन अब फिलहाल रूबी अपनी लाइफ में अकेली है, इसके साथ कोई भी नहीं। किसी केस में पीटर और रयान जेल में होते हैं। खैर अब रूबी विनोद की एजेंसी पर आती है। विनोद रूबी से पूछने लगता है कि आप मुझे सब कुछ डिटेल से बताइए आपके पिताजी के बारे में, कि आखिरकार क्या हुआ। उसी तरह से रूबी अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है कि एक्चुअली कुछ सालों पहले पीटर एक फ्रॉड कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब मंथली कुछ पैसे जमा कर रहा था, और उस कंपनी का दावा ये था कि वो कंपनी इनके पैसों को डबल कर देगी। चारों तरफ पैसा ही पैसा। अब ये बेवड़ा पीटर लोगों का भला चाहने के लिए अपने बस्ती वालों को भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करवाने लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बात पता चलती है कि वो कंपनी फ्रॉड है, पैसा लेकर भाग गई चिटफंड वाली। सारे बस्ती वाले पीटर के घर पर आकर इससे झगड़ा करने लगते हैं। तुम्हारे कहने पर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब वो कंपनी फ्रॉड निकली, तुम्हारी वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए, अब तुमको ही हमारे पैसे लौटाना होगा। पीटर उन सारे लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप लोग प्लीज मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपके सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे भी नहीं पता ना कि वो कंपनी फ्रॉड है। पीटर को 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों के बाद पीटर अपनी चहती नाव को बेच देता है, जिसकी वजह से इसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। एक्चुअली 2 लाख नहीं मिलते, उसमें से 1 लाख रुपए रयान के होते हैं, तो वो 2 लाख रुपए अपनी बस्ती वालों को दे देता है। बहुत सोचने लगता है कि अब 5 लाख रुपए कैसे जमा होंगे। खैर एक दिन पीटर अपनी बीवी से कहने लगता है
कि जितना भी मेहनत करो हम इतने सारे पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए 6 महीनों तक मैं और रयान जेल जाना पड़ेगा। मतलब किसी दूसरे का इल्जाम हमारे सर पर लेकर हमको जेल जाना पड़ेगा। बाद में एक अच्छे से लॉयर को हायर करके ये दोनों बाहर आ जाएंगे और उसी तरह 6 महीनों तक ये दोनों जेल में रहेंगे तो कोई भी बस्ती वाला इनके घर के पास आकर पैसे नहीं पूछेगा। एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये दोनों जेल जाने पर दूसरी पार्टी इनको अच्छे खासे पैसे देंगे। पीटर और रयान को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए बस्ती वालों को दे देंगे और बचे पैसों से हम एक अच्छी सी बोट खरीद लेंगे। उसी तरह से पीटर और रयान एक मर्डर के केस में जेल चले जाते हैं। पीटर की बीवी एक अच्छे से लॉयर को हायर करती है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये लॉयर पीटर और रयान को बेल नहीं दिलवा पाता। मतलब इन दोनों पर मर्डर का इल्जाम है, इतना जल्दी बेल नहीं मिलती। और एक और बात यह है कि इस लॉयर के पास कुछ भी सबूत नहीं होता कि ये प्रूव कर सके कि पीटर और रयान इनोसेंट है। काफी सालों तक पीटर और रयान का केस कोर्ट में चलता रहता है। वो लॉयर इन दोनों को बाहर ही नहीं ला पाता। रूबी विनोद से कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे पापा और मामा एक काउंसलर के मर्डर के केस में अंदर गए थे। ये बात हमको हमारे लॉयर से पता चली। अब कुछ साल गुजरने के बाद रूबी और उसकी माँ को ये यकीन होने लगता है कि पीटर कभी भी जेल से रिहा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एक दिन ये दोनों अपने घर में जहर पी लेते हैं। लेकिन उसी वक्त बस्ती का एक बंदा इनके घर के पास आकर इन दोनों की हालत को देखकर फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाता है। लकीली रूबी बच जाती है, लेकिन इसकी माँ बच नहीं पाती। ये घटना होने के कुछ दिनों के बाद रयान जेल में ही मर गया। मतलब 2017 में ही रयान की मौत हो गई कुछ बीमारी की वजह से। रूबी कहने लगती है, अब मुझे ये डर लगने लगा है कि कहीं मेरे पापा भी इस दुनिया से ना चले जाए। बचा कुचा टाइम मैं अपने पापा के साथ बिताना चाहती हूँ, प्लीज सर मेरी मदद करिए। खैर उसके बाद विनोद, पल्लवी और उसके फ्रेंड्स पीटर के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दूसरे दिन विनोद और पल्लवी पीटर के बस्ती में जाकर पीटर के बारे में पूछने लगते हैं, उस केस के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन इन लोगों से इन दोनों को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी दरमियान में इन दोनों को ये बात पता चलती है कि उस काउंसलर के मर्डर के केस में एक कार मैकेनिक आई विटनेस था। तो ये दोनों उसके पास जाते हैं। ये मैकेनिक कहने लगता है कि जब वो काउंसलर किडनैप हो रहा था उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा 2 बंदे ऑटो लेकर उस एरिया में आए थे और एक बंदा उस काउंसलर को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर ऑटो में ले गया। उस वक्त मैंने रयान का चेहरा अच्छी तरह से देखा था। ड्राइवर सीट पर कौन था मुझे नहीं पता, जिसका मतलब रयान ने सचमुच उस काउंसलर का किडनैप किया था। उसके बाद विनोद और पल्लवी एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं जिस वक्त पीटर के केस को डील किया था। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि एक दिन एक कार मैकेनिक और उस काउंसलर की बीवी घबराते हुए पुलिस स्टेशन पर आए। कहने लगे थे कि वो काउंसलर किडनैप हो गया और आई विटनेस था वो कार मैकेनिक। हमने बहुत तलाश की लेकिन वो काउंसलर नहीं मिला। यह होने के 2 दिनों के बाद पीटर और रयान पुलिस स्टेशन पर आकर अपना जुर्म कबूल करने लगे। मतलब उस काउंसलर को किडनैप करके इन दोनों ने ही मार दिया। उसकी डेड बॉडी को समंदर में डाल दिया। पुलिस वाले समंदर में चेक करने पर उस काउंसलर की डेड बॉडी नहीं मिलती। खैर दूसरे दिन विनोद और पल्लवी उस काउंसलर की बीवी के पास जाते हैं। लेकिन जब इस औरत को ये बात पता चलती है कि ये दोनों इसके पति के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए आए हैं तो ये औरत इन दोनों से नहीं मिलती। कहने लगती है कि आप लोग मुझे मत परेशान करिए। मतलब इन दोनों से बात करने के लिए ऊपर से नीचे ही नहीं आती। तो विनोद और पल्लवी को इसी औरत पर शक होने लगता है कि औरत हमसे कुछ छुपा रही है। बाद में ये दोनों पीटर के लॉयर के पास जाते हैं। ये लॉयर कहने लगता है कि उस वक्त मैंने बहुत सारी कोशिशें की पीटर और रयान को बाहर लाने के लिए, लेकिन बैड लक। एक्चुअली एक रात मैं और मेरे फ्रेंड्स छत पर बैठकर दारू पी रहे थे तो उसी वक्त पीटर और रयान मेरे पास आए। कहने लगे थे उस काउंसलर को हमने ही किडनैप करके मार दिया, प्लीज आप हमारे केस को लड़िए और सर हमको कम सजा दिलवाइए। अच्छा खासा एडवांस भी दिया था उन लोगों ने। तो उसी तरह से मैंने कोर्ट में इन दोनों का केस लड़ा, लेकिन वो एक मर्डर केस होने की वजह से उन दोनों को बाहर नहीं ला पाया। और उसी तरह से पीटर और रयान पुलिस स्टेशन पर जाकर अपना साफ बयान दे दिया कि इन दोनों ने ही उस काउंसलर को मारा, प्रोसेस भी बताया। शायद इसी वजह से उन दोनों को कड़ी सी कड़ी सजा मिली। एक्चुअली इस लॉयर का काम यही था कि पीटर और रयान को सिर्फ 6 महीनों तक जेल में रखना होगा, लेकिन वही काम ये लॉयर ढंग से नहीं कर पाता। मजाक मजाक में पीटर का कट जाता है। बाद में फाइनली विनोद और पल्लवी पीटर के पास जाते हैं जेल उससे मिलने के लिए। तो पीटर अपने साथ जो हुआ वो सारी चीजें इन दोनों को बताने लगता है कि पीटर इस केस में कैसे फंसा। उन दिनों जब पीटर परेशान सा रहता था कि बस्ती वालों का कर्जा कैसे चुकाएं, तो इसी दरमियान में एक दिन रयान पीटर के पास आकर एक आइडिया के बारे में बताने लगता है।
रयान पीटर को गुरु नाम के एक बंदे के पास ले जाता है। गुरु इन दोनों को सब कुछ प्लान समझाने लगता है कि देखिए, आप दोनों पुलिस स्टेशन पर जाकर ये बात कबूल करनी होगी कि तुम दोनों ने ही उस काउंसलर को किडनैप किया। सरेंडर होने के बाद तुम दोनों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे और उसी तरह आप दोनों को ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस काउंसलर की बॉडी नहीं मिल रही। एविडेंस ना होने की वजह से जज ऐसे केसेस में जल्दी फैसला सुना देते हैं। अब बेचारा पीटर बहुत ही मासूम होता है, पैसों के लिए इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन रयान बहुत ही चालाक बंदा होता है, काफी सारी बार जेल जा चुका होता है। गुरु इन दोनों को सब कुछ बताने लगता है कि आप दोनों ने कहां से उस काउंसलर को किडनैप किया, बाद में कहां पर ले गए, क्या क्या किया। काउंसलर को मार के आप दोनों ने उसकी बॉडी को समंदर में डाल दिया। गुरु की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि उस काउंसलर को किसने किडनैप किया ये अच्छी तरह से जानता है। इनोसेंट लोगों को इस केस में फंसाने का प्लान करते रहता है। इसी में पीटर मिल जाता है इसको। खैर, इसके बाद ये बात जानने के बाद विनोद और पल्लवी दूसरे दिन उस काउंसलर की बीवी के पास जाते हैं। दोबारा वो औरत इन दोनों से नहीं मिलना चाहती। विनोद और पल्लवी हल्के से इस औरत को धमकाने लगते हैं कि अगर आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपके ही पति के केस में आपको फंसा देंगे। तो तब जाके ये बंदी नीचे आकर इन दोनों के सवालों का जवाब देने लगती है। विनोद पूछने लगता है कि हम लोग कैसे मान ले कि आपने अपने पति का मर्डर नहीं किया, शायद अपने पति के प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए अपने पति को मारा और अपने पति मरने के बाद आप तो टिप टॉप से हो। ये औरत कहने लगती है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड की है, तो इस हिसाब से मैं भी इसकी हकदार हूँ, तो ऐसे में मैं अपने हस्बैंड को क्यों मारूंगी। विनोद पूछने लगता है कि आपके पति अक्सर कहीं पर जाया करते थे। ये औरत कहने लगती है, हाँ, मेरे पति अक्सर रुद्र योगी नाम के एक आश्रम पर जाया करते थे। बाद में उस आश्रम के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं तो पता चलता है कि उस आश्रम में कुछ इलीगल चीजें हो रही है। विनोद और पल्लवी एक बंदे को पकड़कर इस आश्रम के बारे में पूछने लगते हैं तो इस बंदे के जरिए से इस आश्रम के बारे में कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है कि 2014 में इस आश्रम में इनकम टैक्स की राइड पड़ी थी, तो काफी सारा काला धन को जब्त कर लिया गया और उसी तरह इस आश्रम में काले धन को सफेद धन बनाया जा रहा था। बड़े बड़े लोग इस आश्रम पर आकर अपना पैसा गुरुजी को दिया करते थे और इसी तरह इस आश्रम को चलाने वाले का नाम होता है भीमा। इस आश्रम का गुरुजी भीमा के लिए ही काम करता है। उस काउंसलर के बारे में पूछने पर यह बंदा कहने लगता है कि भीमा और वो काउंसलर अच्छे खासे दोस्त थे। बाद में विनोद और पल्लवी उस भीमा के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों को एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो ये है कि 10 साल पहले, मतलब जब वो काउंसलर किडनैप हुआ था, मरा था, भीमा ने अपने घर के आसपास की जमीन को खरीद लिया और वो भी 3 गुना पैसे देकर। विनोद सोचने लगता है कि जिसका मतलब उस जमीन में कुछ राज छुपे होंगे। दूसरे दिन विनोद अपने जान पहचान के किसी पुलिस वाले को कॉल करके इसी जमीन के बारे में बात करने लगता है, मतलब इस केस के बारे में डिटेल्स बताने लगता है। तो पुलिस वाले भीमा की उस जमीन के पास जाकर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक टीम के साथ। तो शॉकिंगली उसी जमीन में किसी का कंकाल मिलता है। विनोद यही सोचने लगता है कि शायद वो कंकाल उस काउंसलर का होगा, मतलब भीमा ने उस काउंसलर को मार दिया होगा। लेकिन टेस्ट करने पर यह बात पता चलती है कि स्केलेटन भीमा के फादर का है। सो पुलिस वाले भीमा को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। विनोद उस एडवोकेट दयालन को ये केस लड़ने के लिए कहता है, मतलब पीटर का केस जानने के बाद दयालन भी पीटर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कोर्ट में भीमा सब कुछ सच बताने लगता है। एक्चुअली 10 साल पहले ये बंदा भीमा और वो काउंसलर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। उस काउंसलर को ऑलरेडी पता था कि भीमा के पास काफी सारा काला धन है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उस काले धन को सफेद धन कैसे चेंज करता था। एक दिन उस काउंसलर को भीमा का राज पता लग जाता है कि भीमा अपने काले धन को एक आश्रम भेजता था और वहाँ का गुरुजी इस काले धन को अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सेंड करके सफेद में कन्वर्ट किया करता था। वो काउंसलर लालच में आकर कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ हाथ मिलाकर उस आश्रम के बारे में, भीमा के बारे में बताने लगता है। एक रात ये काउंसलर गुरुजी को कॉल करके कहने लगता है कि आश्रम में रेड होने वाली है। तो गुरुजी सारे काले धन को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने लगता है। उसी वक्त पुलिस वाले उस आश्रम की वैन को पकड़ लेते हैं। बाद में सारा पैसा एक दूसरे में बांट लेते हैं। उसी वक्त वो गुरुजी भीमा को कॉल करके बताने लगता है कि सर, हमारा सारा पैसा पकड़ा गया। भीमा उस गुरुजी को बहुत डांटने लगता है कि कैसे पकड़ा गया, क्या हुआ था। तो तब जाके भीमा को उस काउंसलर के बारे में पता चलता है कि उसी काउंसलर ने उस गुरुजी को इन्फॉर्मेशन दिया, शायद वही हड़पा होगा। उसके बाद भीमा अपने आदमी गुरु और रयान की मदद से उस काउंसलर को किडनैप करवाता है।
किसी जगह पर लाकर इसे बहुत टॉर्चर करके मार देता है। जब इसकी लाश को कब्रिस्तान ले जाकर जला रहा था तो कुछ लोगों ने देख लिया। पूछने लगे तो भीमा ने कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो भीमा अपने इस झूठ को सच करने के लिए खुद के पिताजी को मार दिया गुरु के साथ मिलकर। उसके बाद भीमा और गुरु भीमा के फादर की लाश को किसी जगह पर दफना देते हैं, मतलब अपने घर के आसपास। भीमा सोचने लगता है कि इन द फ्यूचर अगर उस जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन चलेगा तो जरूर कंकाल बाहर आएगा, तो भीमा पकड़ा जाएगा। इसीलिए भीमा ज्यादा पैसे देकर उस जमीन को खरीद लेता है। इस तरह से भीमा ये सारा जुर्म कोर्ट में कन्फेस कर लेता है, जिसकी वजह से जज भीमा और गुरु को उम्र कैद की सजा सुनाता है और इनकी मदद करने के लिए उस आश्रम के गुरुजी को भी कुछ सालों की सजा सुनाता है। फाइनली इतने सालों के बाद पीटर जेल से रिहा होता है। अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होने लगता है। इस तरह से विनोद और पल्लवी एक बेगुनाह को जेल से रिहा करवाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।